हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पर अब मैं आपको है ना सीटेट की प्रिपरेशन करवाऊंगी। जिन बच्चों ने भी सीटेट का फार्म भर रखा है उसकी लगभग जो प्रिपरेशन है वो तो हो चुकी होगी, क्योंकि जो अपना टेस्ट है वो बिल्कुल नज़दीक आ गया है। लेकिन हम सीटेट की प्रिपरेशन तब तक कंप्लीट नहीं होती अपनी जब तक उसके जो पास्ट ईयर पेपर हैं वो हम सोल्व ना कर लें। तो इस चैनल पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पीछे के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी पास्ट ईयर आपके जितने भी पेपर हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे पेपर आने तक। तो हम आज पहला पेपर लेके आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड, और इसमें इसके जो हिंदी है वो भी मैं आपको साथ साथ करवाऊंगी और इंग्लिश भी, ताकि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग को इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो हाईलाइट दिखाता है, कौन सा ऑप्शन दिखाता है किसको, असेसमेंट फॉर लर्निंग। कि हम कोई भी टेस्ट वगैरह ले रहे हैं उसको एसेस कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमने कितना पढ़ा, ठीक है। तो वो कौन सी चीज़ दिखाएगा। The teacher assess the student by comparing their response to standard response। कि जो टीचर है वो क्या कर रहा है, एसेस कर रहा है स्टूडेंट को। वो देख रहा है कि स्टूडेंट कहाँ पे लाई करेगा, कितना उसने पढ़ा है, किसके थ्रू देख रहा है, वो कंपेयर करके उसके रिस्पॉन्स को। जो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स उसने बना दिया कि मान लो आपका 15 नंबर का कोई टेस्ट है, उसमें से जो भी बच्चा है वो 10 नंबर लेके आया, जिसके 10 नंबर आए इसका मतलब वो क्या है, पास है। उसने एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स बना दिया कि यहाँ तक जो बच्चा पहुँच गया इसका मतलब ये है कि उसने कुछ पढ़ा है। नेक्स्ट है, द टीचर एसेस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट बिसाइड्स फोकसिंग ऑन द प्रोसेसिंग ऑफ थिंकिंग। इसके अंदर क्या कर रहा है, टीचर कंसेप्ट क्लियर कर रहा है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उसने क्या समझा, कंसेप्ट को कितना समझा उस बच्चे ने, और किसको बिसाइड फोकस, किसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा, वो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग के ऊपर। द टीचर एसेस द स्टूडेंट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। जो टीचर है वो बच्चे को एसेस कर रहा है किस बेस के ऊपर, कि जो उसकी टेक्स्ट बुक में है, जो उसकी बुक लगी हुई है, जैसे किसी को एनसीईआरटी की, किसी को सीबीएसई की, तो उसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर उसने कितना पढ़ा है, मतलब टेक्स्ट बुक को उसने कितना अपने अंदर मतलब याद किया है, इस बेस के ऊपर वो उसको एसेस कर रहा है। नेक्स्ट में, द टीचर एसेस अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस इन द कंपैरिजन टू अदर। तीसरा क्या कह रहा है कि जो टीचर है वो एक स्टूडेंट को एसेस कर रहा है किस बेस के ऊपर, उसका जो कंपैरिजन है, उसका जो तुलना है वो दूसरों से करके, उसकी परफॉर्मेंस की तुलना दूसरों से करके वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। देखो, जब भी हम उसके अंदर बैठेंगे तो हमारी भी अंडरस्टैंडिंग चेक होगी सीटेट के पेपर में, ठीक है। यहाँ पर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसमें हमें देखो कुछ भी पढ़ने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट जो था उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, एक स्टैंडर्ड लगा दिया उसने कि भाई इतने मार्क्स आने चाहिए, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो पहला जो ऑप्शन है वो यहीं पर कट हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं निकलने दे रहा वो बच्चे को, वो टेक्स्ट बुक के ऊपर ही उसको डिपेंड बना रहा है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब नेगेटिविटी शो कर रहा है कहीं ना कहीं अपने आप में। नेक्स्ट फोर्थ है, द टीचर एसेस अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन, ये भी क्या कर रहा है कि कंपैरिजन दिखा रहा है कि वो बच्चा अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। इससे क्या आता है कि बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाती है, मतलब ये भी एक कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स। चाइल्ड मतलब बच्चे को बीच में रख के देखो, बच्चे की तरफ से सोचो कि बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका, मतलब बच्चा ही सब कुछ है चाइल्ड सेंटर्ड में, हमें बच्चे के अकॉर्डिंग काम करना है। तो उसका इस पेडागोजी का क्या मतलब है, ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड देयर वॉइसेस। हम उसकी आवाज़ को, उसके थॉट्स को या उसके अनुभव को क्या दें, प्राइमेसी दें, उसको मतलब दिखाने दे कि उसके क्या थॉट है, उसका क्या एक्सपीरियंस है। द टीचर डिक्टेटिंग द चिल्ड्रंस व्हाट शुड बी डन। चिल्ड्रन उसको डायरेक्ट करेगा कि आपको क्या करना चाहिए,
नेक्स्ट, एनेबलिंग द चिल्ड्रंस टू फॉलो प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन। चिल्ड्रन केवल यहाँ तक ही है कि उसको जो इन्फॉर्मेशन दी जाए वो केवल उसको फॉलो करे। नेक्स्ट है मतलब खुद का तो दिमाग वो यूज़ ही ना करें। नेक्स्ट है द टीचर लीडिंग ऑल द लर्निंग इन द क्लासरूम। टीचर ही लीड करेगा, टीचर ही वहाँ का नेता है, वही बताएगा कि उसके क्लासरूम में किस टाइप की लर्निंग होगी। मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग वो लर्न नहीं करवाएगा, वो खुद डिसाइड करेगा कि कैसे क्लासरूम कैसे चलेगा। तो अगर हम इनको ध्यान से देखते हैं तो चाइल्ड सेंटर्ड मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग काम होगा। तो इसके अंदर तो टीचर के बारे में ही बता रखा है कि टीचर के ऊपर वही लीडर है, वही डायरेक्ट उसको करेगा कि कहाँ पे क्या काम करना है, वही सारी इन्फॉर्मेशन देगा बच्चे को, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो चाइल्ड सेंटर वाली बात तो इसके अंदर आई नहीं, केवल फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ के। तो फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्ड पियाजे एंड वाइगोत्स्की व्यूज़ ऑन लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टली। कि कौन सा जो ऑप्शन है जो ये है बता रहा है कि पियाजे और वाइगोत्स्की का जो व्यू पॉइंट है वो किस तरह से देखते थे, कि लैंग्वेज और थॉट के बारे में वो क्या सोचते थे। मतलब वाइगोत्स्की सोचते थे कि लैंग्वेज फर्स्ट है, मतलब पहले लैंग्वेज आई थी, पहले बच्चों ने भाषा को अपनाया था, उसके बाद भाषा के थ्रू ही उसके दिमाग के अंदर क्या हुआ, विचार बनने लगे, थॉट आने लगे। और जो पियाजे हैं वो कहते हैं कि पहले दिमाग में बच्चे के थॉट आए और उसके बाद उसने कन्वर्ट करने के लिए भाषा को सीखा। तो इनके अलग अलग व्यूज़ हैं, इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट इमर्ज फर्स्ट। पियाजे ने कहा कि पहले थॉट आई, एंड अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लैंग्वेज हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। और पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है कि लैंग्वेज का इफेक्ट पड़ा थॉट के ऊपर, मतलब थॉट बाद में आई और लैंग्वेज पहले आई। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थॉट इमर्जेज फर्स्ट, ये इसका उल्टा दे दिया इसने। थर्ड है बोथ व्यूज़ थॉट एज इमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स लैंग्वेज, कि दोनों के दोनों जो है वो एक साथ आए थे। बोथ व्यूज़ लैंग्वेज आर इमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स थॉट। दोनों ने कहा कि लैंग्वेज आई पहले, उसके बाद थॉट आई। देखो पहला ऑप्शन है वही सही है और बाकी वाले ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट है वॉचिंग हर ग्रैंड डॉटर आर्गुइंग विद हर फादर फॉर गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप, द ग्रैंड मदर सेज वाई कांट यू बी ओबीडियंट लाइक ए गुड गर्ल। कि उसकी एक पोती है और वो कह रही है, वो आर्गुइंग कर रही है, बहस कर रही है अपने पापा से कि उसको स्कूल की ट्रिप पे जाना है। तो ये देखकर उसकी जो ग्रैंड मदर है, उसकी जो दादी जी हैं, उन्होंने कहा कि तुम एक ओबीडियंट मतलब आज्ञा का पालन क्यों नहीं करती हो, और एक गुड गर्ल की तरह, एक अच्छी लड़की की तरह तुम अपने पापा की बात क्यों नहीं मान लेती। हु विल मैरी यू इफ़ यू बिहेव लाइक ए बॉय। ये कौन तुमसे ऐसे शादी करेगा अगर तुम एक लड़की की तरह बिहेव करोगी। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। और ये जो ऊपर की गई बातें हैं इससे क्या शो हो रहा है, क्या झलक रहा है इन चीज़ों में। नेक्स्ट है जेंडर स्टीरियोटाइप अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि जेंडर एट्रीब्यूट्स क्या है, मतलब एक जेंडर पर क्या क्या थोप दिया गया है कि लड़की ये करेगी, लड़की वो नहीं करेगी, या लड़के ही बाहर जाके कमाएंगे, लड़कियां नहीं कमाएंगी। इस टाइप से ये सब क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप, मतलब पीछे से चली आ रही रूढ़िवादी बातें। जेंडर कॉन्स्टेंसी, इम्प्रॉपर जेंडर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गर्ल, कि उस इम्प्रॉपर मतलब जेंडर आइडेंटिफिकेशन है उन्हें, मतलब अभी जेंडर आइडेंटिफिकेशन हुआ ही नहीं है। डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय फैमिलीज इन चाइल्ड रियरिंग। जब कोई बच्चे को पालते हैं तब उस समय पर जो फैमिली है, उनका जो परिवार है, वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, मतलब उनको पालना नहीं आता। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि पीछे से जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं, हमारी जो परंपराएं चली हुई हैं कि लड़कियां क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, लड़कों के कौन कौन से काम होते हैं, ये सब बातें इसके अंदर झलक रही हैं या शो हो रही हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट आर करेक्ट। कि नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, वो असेसमेंट के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट सी देयर स्ट्रेंथ एंड गैप्स एंड हेल्प द टीचर फाइन ट्यून्स हर टीचिंग अकॉर्डिंगली। असेसमेंट है वो बच्चों की मदद करता है कि उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या चीज़ें उन्हें अच्छे से आती हैं, कहाँ पर गैप रह गया है, और टीचर है उसके भी हेल्प करता है ताकि जो उसकी जो टीचिंग है
वो अच्छे से चल सकें। असेसमेंट इज़ मीनिंगफुल ओनली इफ़ कंपेरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट आर मेड। असेसमेंट मीनिंगफुल तभी होगा, मतलब उसका रिजल्ट है असेसमेंट का वो तभी आएगा जब हम कंपेरेटिव इवैल्यूएशन करें स्टूडेंट का, मतलब आपस में ये देखें कि किसके कितने ज़्यादा मार्क्स हैं, मतलब उसके ज़्यादा आ गए उसके कम आ गए, अगर हम कंपेयर करें तभी ये असेसमेंट है, ये मीनिंगफुल है। नेक्स्ट है असेसमेंट शुड असेस नॉट ओनली मेमोरी बट आल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। असेसमेंट है वो ऐसा होना चाहिए जो केवल मेमोरी याददाश्त मतलब रटने पर बेस्ड ना हो बल्कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो। नेक्स्ट है असेसमेंट कैन नॉट बी पर्पजफुल इफ़ इट डज नॉट इंड्यूस फियर एंड एनएक्साइटी, मतलब असेसमेंट है वो उसका कोई लक्ष्य ही नहीं रह जाता जब तक उसके अंदर हम बच्चों के अंदर डर नहीं देखेंगे कि हमारा पेपर है, ये है, वो है, तब तक वो असेसमेंट है वो पूरा ही नहीं होता। तो इन सब बातों में दो चीज़ें तो नेगेटिव देखी हमने, क्या देखी कि डर होना चाहिए बच्चे के अंदर, ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। नेक्स्ट बच्चों का आपस में कंपेयर करना चाहिए, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो बच गया कौन सा, ए एंड सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशन इज करेक्ट, कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है, किस बारे में, बच्चे के इमोशंस के बारे में या फिर बच्चों के ज्ञान के बारे में। कॉग्निशन ज्ञान से रिलेटेड होता है, इमोशंस हमारी फीलिंग्स से रिलेटेड होता है। तो कॉग्निशन एंड इमोशंस आर प्रोसेस इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, कि जो कॉग्निशन है, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो फीलिंग है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। मतलब हमारी जो फीलिंग्स हैं उनका हमारे ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कि हम उस समय मतलब जब मान लो कि हम दुखी होते हैं, हम उस टाइम पर भी हम पढ़ सकते हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि जब हम दुखी होंगे तभी पढ़ेंगे और जब हम खुश हैं तब भी हम पढ़ रहे हैं, मतलब फीलिंग्स कोई मैटर नहीं करती बच्चे के दिमाग के ऊपर। नेक्स्ट है कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरवाइंड एंड अफेक्ट ईच अदर। इसमें कह रहा है कि कॉग्निशन है और जो इमोशंस हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निशन अफेक्ट इमोशंस बट इमोशंस डू नॉट इफेक्ट कॉग्निशंस, कि जो हमारा ज्ञान है वो तो हमारे फीलिंग्स पर इफेक्ट करता है, लेकिन हमारी जो फीलिंग्स हैं वो हमारे ज्ञान पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती। नेक्स्ट है इमोशंस अफेक्ट कॉग्निशन बट कॉग्निशन डज नॉट अफेक्ट इमोशंस, कि इमोशंस तो हमारी ज्ञान पर प्रभाव डालेगा लेकिन हमारा ज्ञान है वो हमारे इमोशंस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो इसमें आपको आसान ही क्वेश्चन था, सेकेंड ऑप्शन आपको सही दिख रहा होगा। नेक्स्ट है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्या होता है, जब जिसके अंदर सभी प्रकार के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़े विद डाइवर्स लर्नर्स, अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे, तो डाइवर्स तो हो गए, वो अलग अलग टाइप से लर्नर्स हो गए। एंड कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग शुड बी एक्टिवली डिस्करेज्ड एंड कंपटीशन शुड बी प्रमोटेड, कि इसको हम क्या करें, एक्टिवली डिस्करेज करें। डिस्करेज क्या होता है, किसी चीज़ को दबा देना, करेज होता है उसको मतलब क्या करना, उसको मोटिवेट करना। नेक्स्ट है कि शुड बी यूज्ड ओनली समटाइम्स, कि ऐसा कुछ एक बार होना चाहिए। सिंस इट प्रमोट्स कंपैरिजन विद क्लासमेट्स, जब उनका कंपैरिजन हो रहा हो आपस में तब उनको क्या करो कि एक साथ बिठा दो सब बच्चों को और वो कोऑपरेटिव लर्निंग करेंगे। पीयर क्या होता है, अपने साथी होते हैं जो क्लासमेट होते हैं उनको पीयर बोलते हैं। शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड टू फैसिलिटेट पीयर एक्सेप्टेंस, हमें क्या करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए, इस टाइप की लर्निंग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि पीयर्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ अच्छे से पढ़ सकें, उनको एक्सेप्ट कर सकें। शुड बी प्रैक्टिस्ड एंड स्टूडेंट्स शुड बी सेग्रीगेटेड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज़, कि ऐसा होना चाहिए और स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, सेग्रीगेट अलग अलग करना चाहिए, उनकी अलग अलग एबिलिटीज़ पर क्या क्या उनके अंदर योग्यता है इस आधार पर हम उनको बांट देना चाहिए हमें क्लासरूम में उन बच्चों को। तो इसमें क्या है कि बच्चों को एक साथ ही पढ़ाना चाहिए और उनको पीयर एक्सेप्टेंस है वो देनी चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए एक साथ बैठकर पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स शुड स्टडी, कि जो राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार 2009 आया था, चिल्ड्रंस को उसके अंदर अलग अलग स्पेशल आवश्यकताएं, कुछ विशेष आवश्यकताएं थी,
उनके अंदर क्या क्या हुआ था, इन स्पेशल स्कूल्स क्रिएटेड एक्सक्लूसिव फॉर देम, कि उनके लिए स्पेशल स्कूल, विशेष प्रकार के स्कूल खोल देने चाहिए। किसके लिए? जिन बच्चों को स्पेशल नीड की, स्पेशल आवश्यकता की ज़रूरत है, मतलब जो उनको, जो दूसरे वो बच्चे उनको क्या बोलते हैं, जिससे किसी को कम सुनाई दे रहा है, किसी को कम दिखाई दे रहा है, उन बच्चों के लिए हम क्या करें, अलग से स्कूल खोलें। एट होम विद देयर पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट, उनको क्या किया जाना चाहिए, उनके माता पिता या फिर जो भी उनका केयर गिवर है, जो भी उनकी सहायता करता है, उनको क्या करना चाहिए, विशेष ज़रूरी सपोर्ट करनी चाहिए। इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप्स विद प्रोविजंस टू कैटर टू देयर इंडिविजुअल नीड्स, क्या करना चाहिए कि उनको एक साथ ही पढ़ाना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, उनको और बच्चों के साथ ही एजुकेशन देनी चाहिए। इसके साथ साथ हम कुछ एक प्रोविज़न लगा दें, जैसे कि जिसको दिखाई नहीं दे रहा उसको आगे बिठा दें, सुनाई नहीं दे रहा उसको थोड़ा सा आगे बिठा दें, तो मतलब उनको स्पेशल केयर दे दें थोड़ी सी इसकी, ताकि उनकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएं। इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स विच शुड प्रिपेयर देम फॉर लाइफ स्किल, क्या कर देना चाहिए, हमें ट्रेनिंग सेंटर खोल देना चाहिए ताकि वहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी जीने की कुछ कला सीख सके, मतलब वो भी बस ज़िंदगी जीने की कला सीखे वहाँ से, एजुकेशन ना लें। तो इसमें क्या ठीक है कि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन का ही सेटअप करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शंस, कि कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं, उनका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसको राइट मैच करना है हमने। प्रोक्सिमोडिस्टल सेफेलोकोडल, जो सिर से पैर तक से सी शुरू हो रहा है, सिर से पैर तक जाएगा, उसको कहते हैं इंटर इंडिविजुअल होता है दो लोगों के बीच का डिफरेंस। इंट्रा होता है एक खुद के ही अंदर का जो डिफरेंस होता है वो। देखो इसमें फर्स्ट का क्या आ जाएगा, 5th, प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जब हम जाते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे तो प्रोक्सिमोडिस्टल होगा। नेक्स्ट बी का क्या आएगा, हेड टू टो सीक्वेंस, मतलब सिर से पैर तक जाएंगे। नेक्स्ट इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या आएगा, डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, कि अलग अलग जो बच्चे हैं उनका जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो अलग अलग रेट से होता है, मतलब किसी का जल्दी हो जाएगा, किसी का किसी स्टेज पर कम होता है। एंड इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस इसका आएगा इन ए सिंगल चाइल्ड, कि एक ही बच्चे में द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू द अदर, कि उसमें क्या होगा कि किसी एक चीज़ के तो विकास डेवलपमेंट है उसका अच्छा हो रखा है, किसी एक चीज़ का डेवलपमेंट उसमें उसका डेवलपमेंट, उसी बच्चे का डेवलपमेंट कम है। तो डिफरेंस मतलब सिंगल चाइल्ड के अंदर है, जब हम देखते हैं तो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस आता है। नेक्स्ट है 11 का, ए टीचर कैन एड्रेस डाइवर्सिटी इन हर क्लास, जो टीचर है, जो अध्यापक है, वो डाइवर्सिटी को रख सकता है उसके क्लास में, किस प्रकार से, कैसे वो उसको डाइवर्सिटी को करेगा हैंडल। एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग डिफरेंसेस, कि वो जितने भी बच्चे हैं उनको, उनकी हर एक को अलग अलग उनकी जो वैल्यू डिफरेंस है उनको एक्सेप्ट कर लेगा। एंड यूजिंग सोशियो कल्चर बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रंस एज ए पेडागोजिक रिसोर्स, कि जो वो पढ़ा रहा है तो उनका जो बैकग्राउंड है कि वो कौन से समाज से, कौन सी संस्कृति से आया हुआ बच्चा है, उसको उसके अंदर यूज़ करेगा पढ़ाते टाइम, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करेगा। नेक्स्ट है एकोमोडेटिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, कि वो विभिन्न प्रकार के जो लर्निंग स्टाइल हैं, विभिन्न प्रकार के जो याद करने के तरीके हैं क्लासरूम में, उनको इंक्लूड करेगा, एक ही तरीके से नहीं, अलग अलग बहुत सारे तरीके इंक्लूड करेगा। गिविंग स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस एंड सेटिंग यूनिफॉर्म बेंचमार्क्स फॉर परफॉर्मेंस, वो क्या करेगा कि स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस देगा, सभी को एक जैसे इंस्ट्रक्शन देगा, और उसके साथ क्या कर देगा कि बेंचमार्क लगा देगा कि आपको इतना, मतलब यहाँ तक की परफॉर्मेंस आपको लेके आनी है। तो ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया, और फर्स्ट जो पहले 3 पॉइंट थे वो आपके ठीक थे। नेक्स्ट है ए टीचर आस्क हर क्लास to cover sharp edges of furniture with cotton and use touch and feel notice board and book। उसने, एक टीचर ने पूछा बच्चों से कि जो शार्प एज, जो नुकीले जो आपके किनारे होते हैं किसके, बुक के या फिर आपका जो नोटिस बोर्ड है उसके, उसको आप क्या करो, कॉटन या
विद कॉटन, उसको कॉटन से क्या करो, ढक दो और उसको टच करो और फिर फील करो। द नीड ऑफ विच कैटेगरी ऑफ स्पेशल लर्नर इज सी अटेम्प्टिंग टू कैटर टू। इस प्रकार वो बोल के वो क्या मतलब किस प्रकार के बच्चों को समझाना चाहता है। हियरिंग, जो सुन नहीं सकते इस प्रकार के बच्चों को, या जो देख नहीं सकते इस प्रकार के बच्चों को, या फिर जो लर्निंग करने में, जो याद करने में थोड़े से कमज़ोर हैं उस टाइप के बच्चों को, या फिर सोशली डिसएडवांटेज जिनको समाज ने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है उन बच्चों को समझा रहा है। तो इसमें वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो टीचर जिसको दिखाई नहीं दे रहा ना उन बच्चों को समझा रहा है, क्योंकि वो फील करने की बात कर रहा है, महसूस करने की बात कर रहा है। इसका मतलब उनको दिखाई नहीं देता, वो हाथ लगा के महसूस करेंगे। ए टीचर आस्क, ये तो हो गया। गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं जो या तो ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़ी से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रंस आर बेस्ट कैटर्ड टू बाय एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट एम्फेसाइज मास्टरी ऑफ नॉलेज बाय रिकॉल। उनको क्या करेंगे, उनके ऊपर क्या थोप देंगे, रिकॉल, नॉलेज को रिकॉल, दोबारा से याद करने की क्या करेंगे, मास्टरी थोप देंगे उनके ऊपर। मेक यूज़ ऑफ गिफ्ट, उनके लिए गिफ्ट लेके आएंगे, बहुत सारे रिवार्ड लेके आएंगे ताकि वो मोटिवेट हो सके और उसको लर्निंग में वो अच्छा मिनिमम स्टैंडर्ड है उसको वो पार कर सकें। जो भी उनको मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड जहाँ तक मतलब बच्चे पास होते हैं उस स्टैंडर्ड को वो पास कर सके। नेक्स्ट है स्टिमुलेट देयर थिंकिंग, वो उनकी जो विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी, उनको अवसर देंगे किसके अंदर शामिल होने में, अलग अलग प्रकार के विचारों में शामिल होने का। नेक्स्ट है कंट्रोल देयर एग्रेसिव बिहेवियर, वो जो उनके एग्रेसिव बिहेवियर है, मतलब वो अच्छा बिहेव नहीं करते, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, उसको कंट्रोल करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे भाई, वो उनकी विचारधारा के अकॉर्डिंग से लेंगे कि बच्चा किस टाइप से समझता है, किस टाइप से पढ़ता है, और उनको अवसर देंगे कि अलग अलग प्रकार से सोचने का, क्योंकि उनकी सोच थोड़ी सी अलग है इसलिए वो गिफ्टेड है ना, इसलिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस फेलर इन स्कूल आर करेक्ट, कि इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स फेलर्स के बारे में स्कूल के अंदर, वो ठीक है, कि कौन से जो बच्चे हैं जो स्कूल में फेल हो जाते हैं उनके बारे में कौन से स्टेटमेंट ठीक है। स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट एंड कम्युनिटीज़ फेल सिंस दे डू नॉट हैव एबिलिटी, कि कुछ एक विशेष कास्ट से रिलेट करने वाले, कुछ एक विशेष जाति से रिलेट करने वाले, या फिर विशेष कम्युनिटी समाज से रिलेट करने वाले बच्चे ही फेल होते हैं, और क्योंकि उनके पास वो योग्यता नहीं है पास होने की। नेक्स्ट है स्टूडेंट फेल इन स्कूल बिकॉज अप्रोप्रिएट रिवार्ड आर नॉट ऑफर्ड फॉर देयर लर्निंग, बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि स्कूल है वो उनको अच्छा सा रिवार्ड नहीं दे पाता, पुरस्कार नहीं दे पाता, इसलिए बच्चे फेल हो गए। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स फेल बिकॉज टीचिंग इज़ नॉट डन इन ए मैनर इन विच इट इज़ मीनिंगफुल टू दैम, कि बच्चे इसलिए फेल हो गए क्योंकि क्या हुआ कि बच्चों के लिए उन्होंने क्या किया कि उस मैनर से, उस तरीके से पढ़ाई नहीं करवाई जो कि उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता था। स्टूडेंट फेल बिकॉज द स्कूल सिस्टम डज नॉट कैटर टू इंडिविजुअल चाइल्ड्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, क्योंकि स्कूल का पूरा सिस्टम है वो फेल हो गया। किस लिए हो गया, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल बच्चे की आवश्यकताओं को और उनके इंटरेस्ट, उसका रुचि किसके अंदर थी, वो उसको वो रुचि और वो आवश्यकता उस बच्चे को वो स्कूल दे ही नहीं पाया। तो इसके अंदर मुझे सी और डी ठीक लग रहा है, बी और सी नहीं, सी और डी। नेक्स्ट है टू स्टूडेंट्स रीड द सेम पैसेज, कि दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट हैं, वो एक ही पैसेज को पढ़ रहे हैं, एक ही पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, येट कॉन्स्ट्रक्ट एंटायरली डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ इट्स मीनिंग, और उन दोनों ने ही उस पैराग्राफ का अलग अलग मीनिंग निकाल लिया, इंटरप्रेट कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दैम, कि उनके बारे में क्या चीज़ें हैं वो सही हो सकती हैं। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज द टीचर हैज़ नॉट एक्सप्लेन द पैसेज, की ये हो सकता है कि जो टीचर है उसने एक्सप्लेन ही नहीं किया, उसने उस पैराग्राफ के बारे में कुछ बताया नहीं, इसलिए उन दोनों ने अलग अलग मीनिंग निकाल लिया। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड द स्टूडेंट्स नीड्स टू री रीड द पैसेज, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता और स्टूडेंट को चाहिए कि उस पैसेज को वो दोनों ही दोबारा से पढ़ें। नेक्स्ट है इट इज़ पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट फैक्टर अफेक्ट लर्निंग ऑफ द इंडिविजुअल इन वेरिड वेज, कि ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे याद करने के तत्व हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल को अलग अलग रास्ते पर ले जा सकते हैं। मतलब एक ही पैराग्राफ में दो व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोच सकता है, एक ही चीज़ को पढ़कर अलग अलग व्यक्ति हैं वो अलग अलग तरीके से उस बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज लर्निंग इज़ नॉट मीनिंग मेकिंग,
कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा था वो मीनिंग मेकिंग था ही नहीं, वो उसका अर्थ लगाने के लिए था ही नहीं। तो इसमें थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आज इस वीडियो में आपके लिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।